हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी भी एकदम धमाकेदार तरीके से एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस एनसीईआरटी सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं, जिसमें आज की जो चैप्टर है क्लास 8 की चैप्टर नंबर 5, जो कि आप लोग को पता है यूपीएससी के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 1857 की क्रांति के बारे में हमें पढ़ना है। और आप सबको पता है कि 1857 की क्रांति कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में ही दिया हुआ है कि स्वतंत्रता संग्राम तथा देश के विभिन्न भागों से जो इसमें योगदान देने वाला व्यक्ति है ना, उसका योगदान तथा उनकी व्यक्तित्व के बारे में भी जानना है। ठीक है ना? तो उस हिसाब से सिलेबस के हिसाब से हमारा ये जो चैप्टर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हमें क्या करना है, इसको छोड़ना नहीं है, एक एक लाइन को अच्छे से रीड करना है। और साथ में आपको ये भी बता दें कि जीएस पेपर 4 का जो केस स्टडी की मैटर आती है, ठीक है ना, केस स्टडी की मैटर, इस पे केस स्टडी को भी सॉल्व करना सिखाया गया है। तो केस स्टडी को भी हम लोग लेके आए हैं, जिसमें आप लोग को हम बता देंगे, ठीक है ना, क्या करना है, कैसे करना है, केस स्टडी किस तरीके से की जाती है। नॉर्मल केस स्टडी है एकदम, बिल्कुल ठीक है ना, 1857 की क्रांति के ऊपर ही। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम इस चैप्टर को बिना देर किए हुए, क्योंकि हमारा टाइम भी हमारा क्या है, मनी है, और हमें अपनी मनी को खोना नहीं चाहिए, यानी कि हमें अपने टाइम को खोना नहीं चाहिए। तो हम चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज के इस चैप्टर का। इससे पहले हम थोड़ा सा कुछ समझा देते हैं आपको बैकग्राउंड, ठीक है ना। इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, समझ लेते हैं किस तरीके से 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है ना, 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति का बहुत सारे ऐसे आयाम थे। ये कहा जाता है कि 1857 की क्रांति किसी एक की देन नहीं थी। इसमें ये नहीं कहा गया था कि इसके और इसके बीच में हो रहा है, ठीक है ना। एक मतलब ये नहीं कहा गया था कि इस लाइन में और इस लाइन के बीच में क्रांति हो रही है, आपस में टक्कर हो रही है। यहाँ पे अलग अलग जगह से लोगों का योगदान था, सब अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे थे, ठीक है ना। लेकिन बीच में केंद्र में कौन था? एक, जो कि अंग्रेज था, ठीक है ना। लेकिन सब अपने अपने हिसाब से, अपने मतलब मुख्य रूप से माना जाए तो सबके अंदर जो भरी हुई थी ना गुस्सा, वो सारा गुस्सा उतारा जा रहा था 1857 की क्रांति में, ठीक है ना। और एक ही इंसान पे, वो कौन था? इंसान नहीं, मतलब एक ही कंपनी, वो कंपनी थी, ठीक है ना, कंपनी पे ही लड़ा जा रहा था। कंपनी के तरफ, मतलब कंपनी के लिए ही सब आपस में लड़ रहे थे। और कह रहे ये नहीं कि लिए, मतलब अपने लिए नहीं, ठीक, उनका कहना था कि कंपनी को अब नहीं, हमारा ये बात नहीं मान रहे, मतलब मुख्य रूप से हम इनका नहीं मानेंगे, इस तरीके से। जैसे कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, नाना साहब कैसे उनको पेंशन की टेंशन हो गई थी, अवध में कि अवध क्यों लड़ रहा था उसके लिए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमें आज यही सब जानना है। तो सबसे पहले क्या हुई कि नवाबों की छीनती सत्ता। सबसे पहले हमें यही तो पढ़ना है कि नवाबों की छीनती सत्ता, आखिर उनकी जो सत्ता है ना, वो कैसे छीनने लगी थी, ठीक है ना। एक रूप से माना है तो जो कंपनी की आमदनी थी वो एक 18वीं शताब्दी में क्या हो गई थी, एकदम मुख्य रूप से तैनात हो गई थी कि चलो अब हमारी आमदनी एकदम बढ़िया से हो रही है। और क्या हुई थी कि राजस्व की जो शक्ति है ना, वो छीन गई थी। मतलब मुख्य रूप से उनको क्या किया था कि राजस्व नहीं दिया जाता था, ठीक है ना। और स्थानीय शासक अपने अपने हितों के लिए लड़ना शुरू कर दिए थे। क्या क्या लड़े, क्यों लड़े, आखिर किस तरीके से स्टार्ट हुआ, पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बैकग्राउंड में जाएंगे, बैकग्राउंड को समझेंगे, फिर हम लोग एक एक करके कहानियां समझेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम अपने चैप्टर का क्या करेंगे, अंत करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और आप लोग को बता दें कि आज आप लोग को मेंस का आंसर राइटिंग के लिए आपको क्वेश्चन नहीं मिला है, तो टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन आप लोग को डेली मिलेगा, बस आपको जो 4-5 क्वेश्चन अभी दिए हुए हैं सारा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाइए, उसको क्लिक कीजिए, कैसे लिखना है ये भी बता दिए, और साथ में क्या क्या उसमें लिखना है, कितने वर्ड में लिखना है और किस तरीके से लिखना है, सब बता दिया गया। आप लोग जाइए वहां से जाके देख लीजिए, ठीक है ना। तो नवाबों की छिनती सत्ता, 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। कब से? 18वीं सदी के मध्य से ही। मैंने आप लोग को बताया था 18वीं से सदी के मध्य से ही उनकी सत्ता और सामान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। अब जो स्थानीय शासक अंग्रेजी के टाइम में थे ना, उनको स्थानीय शासक बनाया गया था। कुछ कुछ ऐसे थे, ठीक है ना, जैसे अवध में थे, झांसी की रानी झांसी में थी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना, नाना साहब थे, ठीक है ना। नाना साहब याद है ना, वही जो पेंशन पे भेज दिया गया था, ठीक है ना, जिनको पेंशन की ही टेंशन हुई थी, ठीक है ना। आगे उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीनने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ क्या की, बातचीत की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनके दत्तक पुत्र, यानी कि पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए पुत्र, दत्तक पुत्र से कहा था जो गोद में लिया था, जैसे कि मान लीजिए हमने किसी बच्चे को गोद ले लिया, ठीक है ना, वही गोद लेना तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है ना। तो उनको वो चाहती थी कि उनको सत्ता मिले, लेकिन कंपनी का कहना था कि नहीं, हम दत्तक पुत्र को नहीं देंगे सत्ता। और आखिरकार अंत में क्या हुआ, जब झांसी की रानी की मृत्यु हो गई तो दत्तक पुत्र को ही माना गया, सत्ता उन्हीं को दिया गया, ठीक है ना।
पेशवा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी को आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिले। मतलब मान लीजिए जो पिता के पेंशन मिलती थी मृत्यु के बाद उसके बेटे को मिलेगा, फिर बेटा की मृत्यु हो जाएगी तो उसके पोता को मिलेगा, फिर पोता की मृत्यु होगा तो उसको, तो ये तो मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है ना। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नक्शे में चूर कंपनी ने इन निवेदकों को ठुकरा दिया। कंपनी ने कहा कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, हम दत्तक पुत्र को भी राजधानी उनका सत्ता नहीं देंगे, और साथ में मतलब पेंशन हम आपको नहीं देंगे, जो आपके पिता का डेथ हो गया तो आपके पिता के साथ ये चला गया, ठीक है ना। इस तरीके का उनका कहना था। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में एक थी। कौन? अवध की रियासत। बताया था आप लोग को विलय नीति से कैसे अपना लिया था 1801 में अवध को, ठीक है ना। 1801 में अवध पर एक संधि थोपी गई थी और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने में कब्जे में ले लिया था। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जारी की है, ठीक है, जरूरी है, ठीक है ना। मुख्य रूप से हमारा था, उनका कहना था कि अब जो हम शासन इनको दिए है ये सही से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अपना शासन चलाने के लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है ना। ने मुगलों के शासन को खत्म करने के लिए भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाहों का नाम हटा दिया गया था। यानी कि कंपनी ने क्या किया था, जो मुगल बादशाह ने सिक्के उके बनाए थे तो उस पर क्या था, मतलब उनका नाम भी होता था, उस पर से हटा दिया, कहा कि नहीं अब आपका नाम इस पे नहीं आ सकता। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं बसाया जाए। यानी कहना था कि वो लाल किले में रहते थे जो बहादुर शाह जफर, वही लास्ट में क्या हुआ, बहादुर शाह जफर को, एक बात बताइए, एक कहावत कही जाती है कि 1857 की क्रांति अगर हमारा इंडिया जीत जाता तो हम क्या होते, मतलब मुख्य रूप से जिस दिशा से हम लोग लौटे थे उसी दिशा में हम लोग चले जाते। कैसे? क्योंकि हम लोग कहाँ लौटे थे, राजतंत्र थी, वहां पे राजा हुआ करते थे, ठीक है ना, हम लोग स्वतंत्र नहीं हो पाते। क्या ये सही है? आप लोग कमेंट करके बताइए। और दूसरी बात और क्या कि बहादुर शाह जफर नहीं होते तो 1857 की क्रांति नहीं होती। ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा पूरी चैप्टर पढ़ने के बाद, ठीक है ना। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। यानी कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनका जो भी बेटा होगा, पोता होगा, उनको बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। तो इस हिसाब से भी उनको भी तो हुआ ना कि चलो अब सत्ता हमारा, शासन हमारा, और तुम कह रहे हो कि नहीं अब माना नहीं जाएगा। उनको क्या कर दिया गया, लाल किला से, जब तक उनकी जिंदगी थी लाल किला में ही रखा गया। उसके बाद क्या किया गया, लाल किला से बोला कि नहीं अब हटा देते हैं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बार बार देना जरूरी है, ठीक है ना, मेंस के हिसाब से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति विद्रोहियों के द्वारा, ठीक है ना, क्या विद्रोहियों द्वारा, 1857 की क्रांति विद्रोहियों द्वारा घड़ी की सुई को विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयास था। मतलब जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो विद्रोही थे उनका ये कहना था कि नहीं, चलो आप लोग लिख लीजिए, घड़ी की सुई को विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयास था। देखिए यहाँ पे राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं हो रही, तो आप लोग को अपना क्वेश्चन समझना है, ठीक है ना। 250 शब्द में लिखना है। क्या जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें ये कहना था कि हम जहाँ थे वही भेजो, हमें राजतंत्र में ही भेजो। तो ये हुआ ना घड़ी की सुई को विपरीत दिशा में घुमाना। अब हमारे तो लोकतंत्र पे, तो वो लोग क्या कर रहे थे कि चलो राजतंत्र में भेजो हमें, ठीक है ना। तो इस पे आपको लिखना है कैसे होना है। और उसके बाद कहा जाता है एक और क्वेश्चन कि चर्बी वाले करतूस नहीं होते तो 1857 की क्रांति नहीं होती। चर्बी वाले करतूस आप लोग जानते हो क्या होता है? एक ऐसी बम की मतलब व्यवस्था की गई जिसमें गाय की
चमड़ी को यूज किया जाता था, जिससे हिंदू लोग क्या करते थे, चाहते थे कि नहीं हम उसको अपने मुंह से नहीं खोलेंगे, ठीक है ना। और उनको कहा जाता कि मुंह से ही, दांत से ही खोलने के लिए, ठीक है। तो वो लोग क्या कहते हैं कि नहीं हम दांत से नहीं खोलेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट थी, ठीक है। और दूसरी बात, और एक कहा जाता था कि जो भी समुद्र का लांघ कर लेंगे ना, उनको क्या होता, नर्क जाना पड़ता था, ठीक है ना। उनका कहना था, ठीक है ना, अंग्रेज का नहीं, हमारे इंडिया वालों का कहना था। तो उनका कहना था कि आप लोग को अगर युद्ध करना है ना तो उस नदी को पार करना होगा ही, ठीक है ना। और इनका कहना था कि नहीं हम पार नहीं करेंगे। तो ये भी एक मुख्य कारण थी। इसी सब का गुस्सा भी भड़का हुआ था बहुत ज्यादा। और ये भड़का हुआ गुस्सा क्या होगा, क्या होने लगे, लास्ट में उखाड़ने के लिए वो लोग रेडी हो गए। थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए कि नवाबों की छिनती सत्ता, नवाबों की छिनती सत्ता किस तरीके से, ठीक है ना। कंपनी की आमदनी तैनात होने लगी, ठीक है ना। कंपनी की क्या होने लगी बच्चों, आमदनी तैनात, ठीक है ना। आमदनी तैनात, कंपनी की आमदनी तैनात हो गई। राजस्व की शक्ति छीन गई, ठीक है ना। राजस्व शक्ति छीन गई किस पे, नवाबों पे। मतलब मुख्य रूप से कहा जाए कि आमदनी भी और आदमी भी। मतलब वो कहने लगे कि अब हम वहां पे क्या करेंगे, जहाँ पे जिसका भी नवाब होगा जो जहाँ पे, वहां पे हम अपना आदमी भेजेंगे, आदमी भी रहेगा वहां पे और साथ में आमदनी भी हम उसी से लेंगे, ठीक है ना। ये कहने लगे। और साथ में राजस्व की शक्ति भी छीन लिया कि नहीं अब आपको हम राजस्व नहीं दे सकते, ठीक है ना। और स्थानीय शासकों की जो हित थी ना वो भी छीनने लगी। कैसे, लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी के लिए मना कर दिया, नाना साहब को पेंशन की टेंशन होने लगी। 1801 में जो अवध को संधि में मिलाया था, उसी पे 1856 में कुशासन का आरोप लगाया और क्या किया, उसको अपने में मिला लिया। कहा कि नहीं अवध क्या कर रहा है, अवध का सत्ता सही से नहीं चल रही है, ठीक है ना। वो कुशासन चला रहा है, तो हमें क्या करना है, अब उसको अपने अंदर खींच लेना है, नहीं तो नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात ये भी कहा कि जो मुगल बादशाह थे ना, उनको क्या किया जाए कि मुगल बादशाह में जो बहादुर शाह जफर थे, उनको उनके शासन के बाद लाल किला से बाहर रखा जाएगा और साथ में बादशाहों के उत्तराधिकारी को बादशाह नहीं माना जाएगा, उनको राजकुमार ही माना जाएगा। और उसके बाद मुगलों पर जो सिक्का होती थी, सिक्का का नाम, सिक्के पे उसका जो नाम होता था उसको हटा दिया गया, ठीक है ना। तो इतनी कहानी आप लोग को समझ में आ गई कि क्या थी कारण, आखिर 1857 की क्रांति का कारण क्या था। अगर पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति का क्या कारण था, मैं जानती हूँ ये पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ स्टेट पीसीएस में ये जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका क्वेश्चन तो सब बना लेगा ना, लेकिन स्टेट पीसीएस में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। जो भी बच्चे स्टेट पीसीएस का, जैसे यूपी पीएससी का, बीपीएससी का, जेपीएससी का, जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना, उस समय पूछा जा सकता है, ठीक है ना। यूकेपीएससी का, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग को ये भी जरूरी है कि 1857 क्रांति। देखिए बच्चों, अगर नोट्स बनाइए ना तो हमेशा की पॉइंट में बनाइए। अगर की पॉइंट में आप लोग बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आया कि हाँ हमें लिखना क्या है, क्योंकि पूरी कहानी पढ़ के आप नहीं जा सकते। आपके पास एक दिन में 4 एग्जाम जब होता रहेगा, 2 एग्जाम होता रहेगा, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एकदम पूरी कहानी पढ़ के जाए उसके बाद उसको लिख के आए, ठीक है ना। आपको अपना की पॉइंट रखना होगा, आपको अपनी चॉकलेट रखनी होगी, ठीक है ना। तो आपको चॉकलेट बनाना है, ठीक है। चॉकलेट बनाना है मतलब की पॉइंट बनाना है, ठीक है। तो क्या थी आखिर 1857 की क्रांति का कारण। कहा जाता है कि कंपनी जो है ना, कंपनी क्या करी थी, नवाबों पर अपनी आदमी को तैनात करके रख दिया था, राजस्व की शक्ति को भी छीन लिया था। किस पे, नवाबों के साथ ये कहानी हो रहा है, राजस्व की शक्ति को छीन लिया था। और साथ में जो झांसी की रानी का जो उनका उत्तराधिकारी बनाने के लिए मना कर दिया था, किसको, उसके दत्तक पुत्र को। नाना साहब को भी पेंशन का टेंशन दे दिया था। अवध को ये कहा कि जो 1801 में अवध को मिला लिए हुए थे, किसमें, ये संधि करके, विलय की संधि करके हम अपना लिए थे, लेकिन अवध क्या कर रहा है, कुशासन से अपना शासन चला रहा है, अवध का शासन सही से नहीं चल रहा है। तो 1856 में क्या कहा कि अवध को अब क्या करो, हम अवध को अपने अंदर ही मिलाएंगे, हमें अवध को नहीं देना है किसी और को, ठीक है ना। उसने मिला लिया। उसके बाद मुगल बादशाह को क्या किया, कहा कि लाल किला से आपको बाहर रहना होगा, जब तक बहादुर शाह जफर जिंदा है तब तक वो लाल किला में रहेंगे, आपको लाल किला से बाहर के दिल्ली में कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। और साथ में जो आपके बादशाह है उनको उत्तराधिकारी नहीं दिया जाएगा, उनको क्या कहा जाएगा, राजकुमार ही कहा जाएगा। और उसके बाद जो उनके सिक्के पर जो उनका नाम था उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। कहा कि नहीं आपका सिक्के पर आपका नाम नहीं हो सकता। तो ये सब कारण थी आखिर 1857 की। तो किस तरीके से सिपाहियों में, किसानों में विद्रोह फैला, किस तरीके से सुधारों की प्रतिक्रिया आई, किस तरीके से यह सैनिक जन विद्रोह में फैल गया, ठीक है ना। उसके बाद कंपनी का पलटवार क्या हुआ और विद्रोह के बाद का वर्ष क्या था, पूरा इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके पढ़ना। फिलहाल 1857 की क्रांति का कारण हमने देख लिया है, आगे हम पढ़ेंगे तो हम लोग नोट्स बनाएंगे और आप लोग को समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से जनता की नजर से क्या क्या हो रहा था उस जमाने में, अंग्रेजी शासन में क्या क्या सोच रहे थे, इसी के बारे में हमें
देखना है। 84 नियमों की सूची, आखिर क्या थी 84 का नियम, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जान लेंगे 84 का नियम क्या था। यह महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे, देखिए 84 नियम है, 84 नियम आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। हम आगे देखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सैनिक विद्रोह क्या था, कह रहा है जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों को हुक्म देने का इनकार कर देते हैं, हुक्म मानने से इनकार करते, सैनिक विद्रोह। हाँ देखिए, मतलब मान लीजिए कि जब सिपाही लोग इकट्ठा हो जाएंगे और अपने सैनिक जो अफसर होगा ना मुख्य रूप से, वो कहेगा कि जाओ इस पे तुम लोग क्या करो, मतलब कर दो एकदम अटैक, ये कहेगा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना है, ठीक है ना। यही हो गया सिपाही विद्रोह, ठीक है ना। इस तरह के सिपाही विद्रोह हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं सैनिक विद्रोह हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं आपको किसान विद्रोह हुआ। सबको एक एक करके आप लोग को पढ़ना है। थोड़ी सी हम लोग किसान विद्रोह के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद नोट्स बना लेते हैं पहले, ठीक है ना। किसान विद्रोह में क्या हो रहा था बच्चों, किसान यानी कि फार्मर विद्रोह, ठीक है ना, फार्मर का, ठीक है ना। क्या था, फार्मर वीएस हम लोग सिपाही दोनों देख लेते, ठीक है ना। कह रहा था कि भारी लगान हो गई थी, एकदम भारी मात्रा में लगान हो गई थी, इतनी भारी मात्रा में लगान हो गई थी, उनसे क्या हो रहा था, किसान और जमींदार लोग चुका नहीं पा रहे थे, ठीक है ना। ऊपर से महाजनों का कर्ज भी छा गया था। अब जिससे हम लगान चुकाने के लिए जिससे हम कर्ज लेते थे, वो बेचारा भी हमारे सिर पे चढ़ गया था, क्योंकि वो तो कर्ज दिया था ना, वो तो मांगेगा ही अपना कर्ज, वो सिर पे चढ़ गया था कि नहीं हमें अब कर्ज हमारा पूरा करो, ठीक है ना। अब उनके पास इतने पैसे हो नहीं पा रहे थे, किसान के पास उनकी जमीन अच्छी थी नहीं जिससे उनका क्या हो सके, अच्छी तरीके से, मतलब मुख्य रूप से माना जाए तो अच्छी तरीके से उनका हो ही नहीं पा रहा था किसान का उपज, जो अपना कर्ज भी सधाए और साथ में उनको भी पैसे दे। तो इस तरीके से उनके मन में भी क्या हुआ, असंतोष फैलना शुरू हो गया, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि नहीं हमारे ऊपर महाजनों का कर्ज है, कर्ज उतर ही नहीं रहा है, ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको अपना लगान वगान चुका रहे हैं, इतना मेहनत करते हैं, हमें खुद का खाने के लिए पैसा नहीं, हम इनको कहाँ से लगान चुकाए। इस तरीके से उनके मन में भी क्या हो गया, बहुत भारी मात्रा में एक ज्वालामुखी फट गई। फिर बारी आई सिपाहियों की। सिपाहिया का जो वेतन भत्ता है ना, उसमें भेदभाव था। जैसे अंग्रेज लोग होते थे जो इंग्लिश मैन मतलब व्हाइट होते थे, और जो सांवला कलर का होता था, ब्लैक कलर का जो इंडियन होता था, उसमें क्या होता है, इसको ज्यादा वेतन मिलता था, इसको कम वेतन मिलता था। वेतन में हो गई। उसके बाद नस्लीय भेदभाव भी होने लगी कि अगर ये अंग्रेज है तो इसको मतलब ये इसको अच्छे पोस्ट देंगे, और ये इंडियन है तो इसको खराब पोस्ट देंगे, नस्लीय भेदभाव होने लगी, ठीक है ना। उसके बाद ऊंची पद पर सिर्फ अंग्रेज को ही रखा जाने लगा, ठीक है ना। उसके बाद धार्मिक भावना को भी नाश, मैंने बोला था ना, एक चर्बी थी, चर्बी वाला थी, जिसमें कहा जाता था कि आप लोग को मुंह से खोलना है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि हम मुंह से नहीं खोले क्योंकि हमारे धर्म का नाश हो रहा है, ठीक है ना। और एक बात और, उसमें जो चंदन लगाया करते थे, जो चंदन लगाने वाले होते थे, उनको चंदन वंदन नहीं लगाने दिया जाता था, ठीक है ना। और समुद्र पार करने के लिए जबरन उनको कहा जाता था कि समुद्र पार करो, आप लोग समुद्र पार नहीं करोगे तो फिर आप लोग के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, हम आपको करवाएंगे ही जबरदस्ती, ठीक है ना। उसके बाद 1856 में कानून जो आया ना, उसमें कहा कि अगर कंपनी बोली तो आपको जाना ही होगा समुद्र पार, किससे, वर्मा से लड़ने के लिए, वर्मा से लड़ने की बात आई थी, ठीक है ना। और गांव की हालत देखकर सिपाही तो और भी परेशान हुए कि हम लोग तो यहाँ पे परेशान है ही, लेकिन हमारे गांव में जो हमारे बच्चे रह रहे हैं, जो हमारी फैमिली रह रही है, वो लोग भी बहुत ज्यादा परेशान है कंपनी से। ये सब देख के उनके मन में क्या हो गया, काफी मात्रा में विद्रोह भड़क गया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम भाई अब कुछ नहीं चलने सकता, ठीक है ना, अब जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। मेरी आज थोड़ी सी हेल्थ सही नहीं है, जिसके कारण अच्छे से आवाज नहीं आ रही होगी, तो आप लोगों को गुस्सा वुस्सा नहीं करना है, आराम से पढ़ना है, ठीक है। देखिए, यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष एक अनोखी बात नहीं होती थी, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष फैल जाते हैं और राज्य की सत्ता छीन जाती है। बहुत सारे लोग का मानने लगे थे कि उनके सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते थे। इसी तरह स्थिति में हालात अपने हाथों में लेने के लिए कुछ संगठित होना पड़ा। मतलब मुख्य रूप से महाराजा उनका कहना था कि हम सबका शत्रु कौन है, एक ही है, तो क्यों ना हम सब मिलके कुछ ना कुछ करें। भारत के उत्तरी भागों में मतलब मुख्य रूप से कहा जाता है कि ये कहा जाता है कि अगर 1857 की क्रांति में कंपनी का पलटवार नहीं हुआ होता ना, तो 1857 के 1858 में हमारा देश क्या होता, कंपनी से मुक्त होता, ठीक है ना। भारत के उत्तरी भागों में 1857 की ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि फतह और शासन में 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। 100 साल बाद क्यों बोल रहा है, क्योंकि 1757 वाला याद है ना, उसके जस्ट 100 साल बाद 1857, ठीक है ना।
1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत के कंपनी को अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों में असंख्यक लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हो गए। कुछ लोगों का मानना था कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में बड़ा षड्यंत्र सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष जारी होने वाला है। ठीक है ना। मेरठ से दिल्ली तक किस तरीके से विद्रोह फैल गया, थोड़ा सा ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। एक सेकंड वेट कीजिएगा। अब क्यों किया? क्योंकि गाय और सुअर की चर्बी थी। मैंने सिर्फ गाय का बोला था, लेकिन यहाँ पर गाय और सुअर दोनों की चर्बी थी। ठीक है ना। 85 सिपाहियों ने नौकरी से निकाल दिए गए। मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे, तो उसको क्या किया गया? निकाल दिया गया कंपनी से, नौकरी से। ठीक है ना। उन्हें अपने अफसरों को हुक्म के मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी दी गई। 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ही जबरदस्त थी। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद कर दिया। उन्होंने अंग्रेजी अफसरों पर हमला करके उन्हें मार दिया। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये कहानी, समझ रहे हैं आप लोग। उन्हें बंदूक और हथियारों को कब्जे में ले लिए तथा अंग्रेजों के इमारतों एवं संपत्तियों के हवाले कर दिया। ठीक है ना। यानी कि उन्हें कहा कि नहीं, अब एक काम करो, हम लोग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो ये लोग एकदम होर मचा देंगे। ठीक है ना। तो मेरठ में क्या किया? मेरठ में जो जेल था वहां पे एकदम हमला बोल दिया। जो भी सिपाही तो सबको आजाद कर दिया। कहा कि चलो अब यहाँ पे तुम लोग अपना धावा बोलो। ठीक है ना। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। फिरंगी पता है क्या होता था? फिरंगी अंग्रेज लोग को ही कहा था, लेकिन फिरंगी वर्ड थोड़ा सा मतलब एक होता है ना, असभ्य भाषा का यूज लगता है। ठीक है ना। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर क्या हो गए? आमदा थे। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद इस पर शासन कौन चलाएगा? मतलब कहते नहीं है, पानी में मछली 9-9 कोटिया बकरा वाला कहानी हो गया था। ठीक है ना। अब उनका सोच रहा था कि अब जो चले जाएंगे वो तो क्या होगा, शासन कौन चलाएगा? सबके दिमाग में एक ही आई, बहादुर मुगल शाह जाफर। ठीक है ना। जो कि कहाँ थे? दिल्ली में थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों ने 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर पूरे मुंह अंधेरे दिल्ली में पहुंच गया। उनका कहना था कि चलो अब हम अपने उनको मना लेते हैं। ठीक है। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, हम युद्ध करेंगे ही नहीं। ठीक है ना। वो बेचारे लाल किले में छुप गए थे एकदम मुख्य रूप से। कहते कि नहीं, हम जब तक हमारा जिंदगी है वो जिंदगी भी तो हमारा मत छीनो, तुम तो चैन से जी नहीं रहो, हमें तो चैन से जीने दो। मतलब मुख्य रूप से उनका मन का मानना था। ठीक है। लेकिन फिर भी सबने क्या किया? एकदम बढ़िया तरीके से उनको धून ही दिया। मतलब मारा पीटा नहीं, घुस गया घर में एकदम। कहा कि नहीं, आपको चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा। सबके जिद करने पर वो क्या हो गए? बेचारे सच में चल दिए। कहा? युद्ध करने के लिए। ठीक है ना। सुधारों पर क्या क्या प्रतिक्रिया हुई थी अंग्रेजों के टाइम में, ये भी हमें बगावत कैसे फैलने लगी। इसी तरीके से जब वो भी चल दिए तो क्या हो गया कि हाँ, अब बगावत शुरू हो गई थी। अब कंपनी का पलटवार कैसे हुआ था, इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा सुधारों पर प्रतिक्रिया देख लेते हैं। ठीक है ना। क्या किया? इन सब के कारण क्या हो गई कि सैनिक विद्रोह एक जन विद्रोह में फैल गया। आखिर उन्होंने कहा कि जब आप लोग आ ही गए हो तो चलो ठीक है, हम भी क्या करते हैं, कर ही लेते हैं, जो भी होना अब हो जाएगा जो होगा। ठीक है ना। लेकिन एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आरसी मजमूदार। उनका कहना था कि 1857 के विद्रोह कुछ नहीं था। ठीक है ना। मतलब कुछ नहीं बनाया था। ठीक है ना। क्योंकि ये क्या था, ना तो आखिरी विद्रोह थी और ना ही यह कब अपना राष्ट्रीय विद्रोह था। उनका कहना था कि ये अपने अपने हक के लिए लोग लड़ रहे थे। लेकिन वो सुख की बात ये थी कि अब एक को देख लिया कि हाँ, अब ये चल लड़ रहा है तो चलो हम भी अपने हक के लिए अब इस पे भीड़ जाते हैं। ठीक है। बस कहानी यही था। क्या हुआ? 100 वर्षों का असंतोष सैनिकों से लेके जन लोगों में बहुत ज्यादा फैला हुआ था। ठीक है ना। उस 100 वर्षों का, चलिए हम थोड़ा सा इसको अच्छे से नोट्स बना लेते हैं। ठीक है ना।
देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सैनिक विद्रोह जन आंदोलन में कैसे बदला। क्या बोला मेरे बच्चों कि सैनिक विद्रोह कैसे बदल गया आखिर जन आंदोलन में, किस तरीके से सैनिक विद्रोह था जन आंदोलन में किसान विद्रोह हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप सबको बता दें कि 1757 से जो जिस असंतोष बना हुआ था सबके अंदर, वो असंतोष क्या होगा इसमें बहुत ज्यादा भड़क गया, ठीक है ना। 29 मार्च को जो मैंने बताया था आप लोग कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी पे भी चढ़ा दी गई थी, वो भी हत्या की केस लगाकर, वो भी झूठी हत्या की केस लगाकर, ठीक है ना। इससे भी असंतोष भड़का, ठीक है ना। उसके बाद कहा जाए कि जो एक नई राइफल आया था, ठीक है ना, नई राइफल आया था, उसमें क्या होता था कि सुअर का और गाय का चर्बी होता था, उसको कहता था कि मुंह से खोलो, अब तुम लोग इसको मुंह से खोलो, और वो लोग चाहते थे कि हम मुंह से खोलेंगे नहीं। ईस्ट इंडिया ने कहा कि अभ्यास करो, ठीक है ना, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं माने तो उसको क्या कर दिया, 10 साल की सजा दी गई जेल में, और नौकरी से भी छुड़ा दिया गया। इससे भी जेल पर अटैक करके मतलब उसको छुड़ाने की कोशिश की थी, आप सबको पता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इसमें भी असंतोष फैली, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ था कि जब इन लोगों ने मुख्य रूप से यही बात किया कि बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया और कंपनी के ऊपर कटाका हमला बोल दिया, ठीक है ना। स्थानीय रियासतों को उन्होंने चिट्ठी लिख दी और कहा कि चलो अब तुम लोग भी रेडी हो जाओ, हम लोग तो आ ही चुके हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से यही सब कार्य के कारण क्या हुआ, अपना ये विद्रोह एकदम फैलने लग गया। आखिर सुधारों की प्रतिक्रिया क्या थी इसमें, किस तरीके से सुधार करने की बात इन लोगों ने कहा था, ठीक है। उसमें क्या थी, सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया, ठीक है ना, विधवा का पुनर्विवाह कर दिया गया, अंग्रेजी का प्रोत्साहन दिया गया, और धार्मिक जो रीति रिवाज है ना उससे खेल किया गया। ठाक में 84 जो नियम है उसको प्रतिपादन किया, संस्मरण भी कर दिया गया। और मेरठ और दिल्ली को क्या, मेरठ दिल्ली को छोड़ो ना, जो आप लोग को पता था झांसी की रानी, उनको बता दिया है कि चलो ठीक है, आपका जो दत्तक पुत्र है ना उसको मिल जाएगा, ठीक है ना। विद्रोह की बात की कहानी है, ठीक है ना। विद्रोह से पहले थोड़ी सी, विद्रोह से पहले तो जाना जरूरी है ना। कंपनी का पलटवार क्या था, कंपनी किस तरीके से पलटवार की, इंग्लैंड की फौजी को वो लोग बुला दी। इसको हम लोग बच्चों आज हम थोड़ा सा नोट्स बना के पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज थोड़ी सी मतलब पढ़ा नहीं जा रहा है सही से, ठीक है। आज हम लोग नोट्स बनाते हैं, नोट्स में भी आप लोग को एकदम ये नहीं लगा कि हम लोग बुक नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को बस पढ़ना है, पढ़ लीजिए, ठीक है ना। क्या थी कंपनी की आखिर पलटवार, कह रहा है इंग्लैंड से फौजी को बुलाया और नया कानून का लागू किया। उन लोगों ने कहा कि जितने भी इंग्लैंडी फौजी है सबको आ जाओ, हम नया कानून बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है कुछ ज्यादा ही, ठीक है ना। और मुख्य मुख्य केंद्र पर वो धावा बोलता गया, ठीक है ना। मुख्य मुख्य केंद्र पर जहां से सब लोग एकदम मतलब हार जाए, ठीक है ना। जैसे कि 1857 में उसने दिल्ली पर धावा बोल दिया। अब यहाँ पे कौन थे, बहादुर शाह जफर बेचारे रेडी थे, ठीक है ना, पहले से ही युद्ध करने के लिए, लेकिन ये सोचे कि बाद में आएगा, पहले यहीं पे आ गया। अब यहाँ पे आया बहादुर शाह जफर, बुढ़े हो गए थे बेचारे, वो करे सो क्या करे, उनको क्या किया, पकड़ के रंगून भेज दिया गया। रंगून भेजने के बाद 1862 में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है ना। इतनी कहानी बहादुर, आखिर जो भी चैन का सांस ले रहे थे वो उनको भी बेचैन कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद मार्च में 1858 में उसने लखनऊ पर क्या करा, धावा बोला, वहां पर जो शासक है उसके शासक को क्या कर दिया, मार दिया। फिर यही बारी आई जून जून 1858 को, ठीक है ना। मार्च 1858 को लखनऊ में बोला था, और जून 1858 को वह झांसी को भी अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है ना। अब जमींदारों का और क्या हुआ आखिर, जो जमींदारों का, ठीक है ना, जो वफादार जमींदार थे और एक विद्रोही जमींदार थे, ठीक है ना। इनको वफादार को क्या कर दिया गया, इनाम दिया गया, वही जमींदार अपना ही तो था सब, ठीक है ना, अपनों ने ही धोखा दिया, ठीक है ना। और इन लोग को जो विद्रोही थे उन्हें धमकी दी और कहा कि या तो तुम समर्पण करो, ठीक है ना, अपने आप को क्या करो, समर्पण करो, और नहीं तो हत्या कर देंगे तुम्हारा, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा कि या तो हत्या कर देंगे, नहीं तो तुम क्या करो, समर्पण करो। और इनको क्या कहा, परंपरागत अधिकार दे दिया कि चलो अब तुम जो चाहोगे वही होगा, तुम अपना अधिकार ले लो, क्योंकि तुम क्या थे, हमारे विद्रोही नहीं थे। उनका पलटवार ये निकला कंपनियों का। इस तरीके से कंपनी भी अपना क्या हो गया, जीत हो गया। कुछ देख लेते हैं हम मैप में। कह रहा है कि विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन सा था, बरेली था, मेरठ था, दिल्ली था, लखनऊ था, कानपुर था, फौजाबाद था, झांसी था, ठीक है ना। जो रेड वाला है वो सब विद्रोह के मुख्य केंद्र सब था, ठीक है ना। विद्रोह के अन्य केंद्र था, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लाहौर था, पाकिस्तान में है लाहौर, ठीक है ना। कह रहा है खुर्दा संग्राम एक केस स्टडी, बच्चों यही केस स्टडी के बारे में हम आप लोग कह रहे थे। केस स्टडी आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है, पीडीएफ चाहिए तो आप लोग
टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे हम PDF आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ से जाके आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF आप लोग पढ़ लीजिए। ये केस स्टडी है, ये केस स्टडी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिए। अब हम थोड़ा सा देख ले विद्रोह के बाद आखिर क्या हुआ, ठीक है ना। 1858 में, 1857 में विद्रोह, 1858 में क्या हुआ था, ठीक है ना। अब क्या हुआ था कि विद्रोह के बाद बहुत भयानक रूप ले लिया अंग्रेज ने, ठीक है ना। पूरा भारत को अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया। उसने कहा कि बहुत हो गया नौटंकी, अब हम करते हैं क्या, सीधा नियंत्रण, ठीक है ना। उसके बाद जो भारत के मंत्री पद का सदस्य था ना, वो ब्रिटिश का था, ठीक है ना। उसके शासन पर नियंत्रण किया, मगर इसे क्या किया, सलाह के लिए छोड़ दिया। उनके जो मतलब जो भी भारत के मंत्री लोग थे उसको हटा दिया, और किसको सब हटा बैठा दिया वहाँ पे, ब्रिटिश लोगों को बैठा दिया, ठीक है ना। भारतीय पुलिस का गठन भी कर दिया और कहा कि चलो अब मुख्य रूप से जो अंग्रेज का वो है ना, वो अंग्रेज ही नहीं देखेगा, बल्कि सॉरी अंग्रेज का शासक अंग्रेज ही देखेगा, इंडिया भारत वाले नहीं देखेंगे, ठीक है ना। यानी कि भारत का जो केस होगा उस पर अंग्रेज का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, उनका ये कहना था, ठीक है ना। और भारत के केस को वो स्टडी नहीं करेगा, ठीक है ना, उनका यही कहना था। स्थानीय रियासत, उसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम को शत्रु समझना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मोहम्मदन लोग हैं हमारा क्या है, शत्रु है, मोहम्मदन लोग को हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे। और जहाँ भी मोहम्मदन और हिंदू एक थे, उसमें से मोहम्मदन को हिंदू को अलग कर दिया गया, और उसको क्या कहते हैं, मोहम्मदन से जितनी भी सत्ता थी सभी छीन ली गई, साथ में जितना भी जमीन था मोहम्मदन का सारा छीन लिया गया, ठीक है ना। और भारत का गवर्नर जनरल वायसराय बन बैठा। इसका अर्थ होता है शासन की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लिया, ठीक है ना। और उसके बाद राजा रानी का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर दिया, ठीक है। इस हिसाब से ये चैप्टर हमारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कुछ क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर आप लोग देख लीजिए। इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग को बना के सेंड करना है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।